हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 29 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ये क्या कहलाते हैं? समदाविक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और दूसरा क्वेश्चन देखेगा। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। बी है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। सी है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। डी है उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से संबंधित नहीं है? कौन सा वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से संबंधित नहीं है? क्रिस्टियान ह्यूजेस, ये जो है ना, ये वैज्ञानिक जो है टेलीविजन के आविष्कार से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सीस्मोमीटर से, अमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, रेडियो एक्टिविटी जो है ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, बैकरोल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकरेल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को यार लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या होता है? पानी में चीनी का घुलना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 8वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु नाभिक के अव्यय हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक के अव्यय क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, परमाणु नाभिक के अव्यय होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? फोटॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक जो है ना, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चडविक के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, सी है दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, डी है एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। बीटा कण में होता है ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफावाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाउ सिद्धांत द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, आपमाप से, चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां प्रश्न हमारा, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 8? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या द्रव में द्रव? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अव्यक्त होता है? गैस में द्रव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसबंध में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
24वां प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 25वां प्रश्न देखेगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? वेसिक और एसिडिक, वेसिक, एसिडिक, उदासीन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? वेसिक और एसिडिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व जो है वो है सिलिकॉन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 28वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा बना हुआ है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 300, 250, 200, 120। कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग 120 प्रकार के तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो देखिए हीरा जो है ना ये आपका मूल तत्व हो जाएगा। मूल तत्व की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 31वां क्वेश्चन, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल या जस्ता। हीरे की खनिजीय बनावट जो है ना ये है कार्बन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 32वां प्रश्न, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या लोहा। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व जो है ना गाइस ये है हीरा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम, मरकरी पारा, सोना, कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है मेरे प्यारे साथियों यूरेनियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी। सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु जो होती है उसे हम कहते हैं यूरेनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 28, 287, 288, 2882, 2882। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 36वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होती है? लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एवं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एवं पारा। निम्नलिखित धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होती है? लिथियम एवं ऑक्सीजन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। सबसे कठोरतम धातु की बात हो रही है तो सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखेगा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नाइक्रोम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारे मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और कार्चुलिन, अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। डी है कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। मोती के मुख्य अवयव को क्या कहते हैं? एरागोनाइट और कार्चुलिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, बोरॉन नाइट्राइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, आजकल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सोडियम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 43वां क्वेश्चन देखेगा, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ये आंखों के लिए सितारे ये चमकदार रोशनी देते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 44वां प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा ऑर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा ऑर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा ऑर्गन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या 20? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों शुद्ध सोना जो है ना ये 24 कैरेट का होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः हैं मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर टी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47वां प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2O। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कल्ली का चूना, इसको कहते हैं अनबुझा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौह? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है ना ये थोरियम का अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। माइका क्या है? देखिए माइका जो है ना ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुमारी, वैद्युत। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वैद्युत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? शीशा, पारा, निकल या टिन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यता, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च संचालन शक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या फिर लकड़ी। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या अर्जेंटाइन से। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जो है ना ये जल से हल्का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रोंज या फिर तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए तांबा जो है ना ये एक मिश्र धातु नहीं है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? शीशा, क्रोमियम, यशत या बंग।
यशद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका होता है? एल्युमिनियम का, गलेना का, चांदी का या जस्ते का? गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है चांदी का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप जो होता है वो होता है जस्ते का, चांदी का नहीं होता है, जस्ते का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकेल ऑक्साइड की परत का, जिंक ऑक्साइड की परत का? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारद धातु मिश्रण अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण क्या होती है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? लोहा, जो कि एक अमलगम नहीं बनाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। टांका एक मिश्र धातु है, टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे तथा जस्ते की, टिन शीशा तथा जस्ते की? टांका किसका एक मिश्र धातु है? तो टांका जो है ना, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 1%, 5%, 0% या 10%? जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? 0% होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 73वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता या निकेल? कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? एल्युमिनियम जो है ना, ये जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, गनमेटल में? निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? कांसा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? एंटीमनी, तांबा, टिन या जस्ता? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतल निम्न की मिश्र धातु है? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा तथा जस्ता, लोहा एवं निकल? पीतल निम्न की किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है ना गाइस, ये तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तांबा एवं निकल, तांबा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता, तांबा प्लस जस्ता एवं निकल? पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तांबा एवं जस्ता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मोलिब्डेनम? आंसर हो जाएगा निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है कार्बन की मात्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं क्रोमियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81वां क्वेश्चन देखिएगा, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? क्रोमियम। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, यशत एवं कार्बन। बी है लोहा, टिन, मैग्नीज एवं यशत। सी है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। डी है लोहा, निकल, यशत एवं टिन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकल और तांबा, जिंक और टिन, निकल और टिन, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 - 2%, 7 से 10, 10 से 15% या 0। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1 - 2% जो है वो कार्बन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ना, ये बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टिन, चांदी या लोहा। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में जो है ना कार्बन मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? गंधक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पेंसिल का लेड कैसा होता है? ग्रेफाइट, चारकोल लकड़ी का कोयला, लैम्प ब्लैक या कोयला। पेंसिल का लेड है तो पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, लेड पेंसिल में होता है शीशा, शीशे का ऑक्साइड, ग्रेफाइट, शीशे का सल्फाइड। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सिलिकॉन। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीनों के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। सिलीनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, टेफ्लॉन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दीजिए। फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक। टेफ्लॉन क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, टेफ्लॉन जो है ना ये फ्लोरोकार्बन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक तत्व X के व्रातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 44.45%, 5.55%, 88.89%, 11.11%। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 11.11%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। D2O। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, तो ये थे आपके साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए जल्दी से और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएंगी। जो भी क्लासेस चल रही हैं सारी PDF निःशुल्क में दी जा रही हैं। जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।